जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल बेटा, आज की क्लास में आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने? 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिल्कुल, और ये आपका जो क्लास होगा प्रीवियस पेपरों पर एकदम से आधारित होगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं हमारे लिए क्या प्रश्न होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये वो मेरे सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो भैया इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं इनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे जी ये अक्षय चौधरी हैं, कह रहे हैं कि एकदम सुपर डुपर हिट सेशन। तो भैया अक्षय थैंक यू। यहाँ पे रामू भैया हैं, ये कह रहे हैं कि बिहार की धरती से चरण स्पर्श है गुरुजी। बेटा रामू खुश रहो और जीवन में बहुत आगे जाओ, माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दे। और वृष्टि, ये वृष्टि हैं बेटा, ये इन्होंने कहा है कि यू आल्सो मोस्ट वेलकम सर। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे रुस्तम भैया जय हिंद। और श्रद्धा दास यहाँ पे कमेंट कर रही हैं। नवनीत भैया, नवनीत वशिक, पवन मीना, और यहाँ पे तुषी चौहान हैं, श्रद्धा दास हैं, धरुण कुमार हैं, नवनीत हैं, शिवानी कासगंज हैं। जय हिंद बेटा, जय हिंद। और यहाँ पे श्रद्धा दास कमेंट कर रही हैं। और यहाँ पे सभी दोस्तों का नाम मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो बिल्कुल बहुत बहुत इन सभी का धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और आप भी अपना कमेंट नेक्स्ट क्लास में देखना चाहते हैं तो एक बार क्लास में कमेंट करिएगा, आपका नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से कमेंट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ और देखते हैं हमारे लिए क्या कुछ खास प्रश्न होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न हमारा 2024 के करंट अफेयर से संबंधित है। यहाँ पे एक बार पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 2024 के करंट से। और यहाँ पे पूछा है कि 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पद किसने संभाला है। 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का जो पद है वो किसने संभाला है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो 2024 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे याद रखना दोस्त, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे श्री राजेश कुमार सिंह। ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे? श्री राजेश कुमार सिंह यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे। तो आप भी अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में करते हुए चलें और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, बोलने की जो स्वतंत्रता है ना, पत्रकार लोग जो बोलते हैं वो अनुच्छेद 19 के तहत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि ये जो स्वतंत्रता है ये किसको प्राप्त है? विदेशी नागरिकों को, भारत के सभी निवासियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर इसमें तुक्का भी लगाएंगे तो भी आपका सही जाना चाहिए कि दोस्त यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को। किसको? ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को। तो याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त देखो, इससे नोट कर लेना, ये ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और चलते हैं बिना किसी देरी के अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बेटा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। देखो बेटा, ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए कॉमन प्रश्न होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो याद रखना, कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो वो आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे जो अनुच्छेद 24 है, ये याद रखना, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका कारखानों में काम करने पर रोक लगा दी गई। तो याद रखना, अनुच्छेद 24 में दिया गया है। और यहाँ पे याद रखना, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म एवं धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है ना। तो धर्म से संबंधित जो अनुच्छेद आपका है वो 25 से लेके 28 तक है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी बताया है आपको समझ आया होगा, आपने नोट भी करा होगा और अनुच्छेद 21 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को कब स्थापित किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को कब स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में इसका अपना जवाब करेंगे। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना, ये 10 जून 1999। 10 जून 1999 ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया भैया? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद रहेगा।
और नोट कर लेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि WTT चैंपियंस मॉन्टपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने। देखो 2024 का करंट, और ये प्रश्न अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है ना। WTT चैंपियंस मॉन्टपेलियर 2024 में शीर्ष 8 में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ में जाएंगे और अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर करते हुए चलना है। तो यहाँ पे याद रखना, मनिका बत्रा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और सभी दोस्त जो भी क्लास को देख रहे हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करेंगे, जय हिंद जरूर टाइप करेंगे और आपका कमेंट नेक्स्ट कल की क्लास में आपको लगा हुआ मिलेगा। तो बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त, पश्चिम रेलवे अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता देंगे कि भैया मुंबई चर्च गेट। मुंबई चर्च गेट ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे, ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है वो भी याद रखना कब हुई थी, तो नोट कर लो दोस्त, 5 नवंबर 1951। कब हुई थी, 5 नवंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बिल्कुल याद रहेगा। और देखो यहाँ पे मुंबई बीटी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बीटी से याद रखना दोस्त, मध्य रेलवे का मुख्यालय है। क्या, मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और कोलकाता तो आपको रटा होना ही चाहिए कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। किसका, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी बताया है आपने नोट किया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न बेटा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। तो ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए है ना, नदी, पहाड़, झील, ये आपके पेपर में तो जरूरी पूछे जाएंगे एक ना एक। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इसका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। उसका जो नाम है वो है मृत सागर। क्या, ऑप्शन ए मृत सागर आपका सही जवाब हो जाएगा। पता है इसका जो pH मान है वो इतना ज़्यादा होता है कि इसमें कोई मानव अगर है तो वो डूबेगा नहीं, है ना, वो डूबेगा नहीं। तो ये याद रखना, क्योंकि इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है। याद रहेगा। देखो, विश्व की सबसे मीठे पानी की जो झील है वो सुपेरियर झील है। ये भैया याद रखना, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील आपकी सुपेरियर हो जाएगी। बुलर झील जो है ये भी मीठे पानी की झील है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर, हमारे जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील बुलर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न का जवाब यहाँ पे आपका मृत सागर हो जाएगा। तो याद रहेगा, पहले नंबर पे आता है भाई खारेपन में। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका कि कौन सा अनुच्छेद लोकसभा का विघटन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के का यहाँ पे लिखा है के होना चाहिए था, लोकसभा के विघटन से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि आज की क्लास बाकी में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपका टारगेट रहना चाहिए 45 प्लस सही जवाब करना, ठीक है ना। 45 प्लस सही जवाब करना आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना, जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो अनुच्छेद 85 ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा के विघटन से संबंधित है अनुच्छेद 85, याद रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, जो 79 दिया है, 79 दिया है, इसमें याद रखना संसद का गठन दिया गया है। इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है, संसद का गठन। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 80 में भैया फिर क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 80 याद रखना, इसमें राज्यसभा का गठन दिया गया है। किसका, राज्यसभा का गठन। देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, राज्यसभा का गठन दिया गया है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 81 में भी याद रखना, इसमें लोकसभा का गठन दिया गया है। क्या, यहाँ पे देखो पेन सही से नहीं चल पा रहा, माफ़ी चाहते हैं, लोकसभा का गठन दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी बताया है आपने नोट किया होगा। और यहाँ पे प्रश्न का जवाब आपका अनुच्छेद 85 हो जाएगा। 79 जो है वो संसद का गठन हो जाएगा। राज्यसभा का जो गठन है वो आपका 80 हो जाएगा और 81 आपका लोकसभा का गठन हो जाएगा। याद रहेंगे ये अनुच्छेद, लाइन से लिख लो कहीं रो वाइज, ताकि आपको हमेशा याद रहना चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो दोस्त क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे होना चाहिए रावी नदी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा,
रावी नदी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, देखो ये भी पूछ लिया जाता है, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है ना, ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखना वो हैं दयाराम साहनी जी। कौन है? दयाराम साहनी जी इसके खोजकर्ता हैं। इन्होंने इसकी खोज कब करी थी, तो ये भी याद रखना दोस्त 1921 में करी थी बेटा। कब करी थी? 1921 में करी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो भोगवा नदी दी है इसके किनारे पता कौन सा स्थित है? लोथल। क्या स्थित है? लोथल भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, इसके खोजकर्ता कौन है? तो वो हैं रंगनाथ राव। कौन है? रंगनाथ राव। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और देखो सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदाड़ो स्थित है। क्या? मोहनजोदाड़ो जो आपका है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो वो भी याद रखना मोहनजोदाड़ो के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? तो वो है राखलदास बनर्जी। कौन है? राखलदास बनर्जी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इन्होंने इसकी खोज जो है वो 1922 में करी थी, है ना। और ये जो हड़प्पा है इसकी खोज 1921 में हुई थी। तो यहाँ पे जो भी मैंने बताया है आपने नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। उससे पहले मैं एक बार आपसे कह दूँ, मेरे वो सभी दोस्त थोड़ा सा ध्यान देंगे जो मेरे साथ क्लास में जुड़ते हैं, कि अगर आप नए या पुराने दोस्त मेरे साथ में हो तो आप एक बार ना थोड़ा सा मेरा मोटिवेट बढ़ाने के लिए क्लास को यार लाइक वाला बटन दबा दिया करो, है ना। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो, जो भी मेरे नए दोस्त क्लास को ज्वाइन करें। और बेल आइकन दबा लो ताकि जो भी क्लास है, देखो क्लास को ना मैं आप फिक्स टाइम कर दूंगा, 8:30 बजे आपको क्लास मिला करेगी, है ना। ये क्लास जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट वाली है शाम को 8:30 बजे आपको मिला करेगी। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है जब सब्सक्राइब करोगे तब, ठीक है ना। और देखो यार थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि जो सिस्टम अपना लाइव बंद हो गया है वो फिर से स्टार्ट हो पाए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। हो सकता है कि वो बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो प्रश्न हमारा दिया है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे। 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे। देखो 2026 राष्ट्रमंडल खेल और करंट के आपको 10 क्वेश्चन हर क्लास में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका करंट से संबंधित है। याद रखना दोस्त, इसका सही जवाब ये ग्लासगो में होगा। ग्लासगो भैया कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बेटा आपका स्कॉटलैंड में। ग्लासगो कहाँ पड़ता है? तो ग्लासगो जो है, देखो मैं यहाँ पे ग्लासगो लिख देता हूँ, ठीक है ना। ग्लासगो जो है लिख देता हूँ। तो याद रखना भैया ये ग्लासगो में होंगे जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रहेगा। चलते हैं फिर इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा स्थित है। मैं आपको बताऊं ये सीमा रेखा दुनिया की सबसे लंबी सीमा रेखा है। कौन सी? अमेरिका एवं कनाडा के बीच में। पहली चीज़ याद रखना, इसका नाम क्या है? तो भैया इसका नाम 49वीं समांतर रेखा है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा। देखो नोट कर लो दोस्त, दुनिया की सबसे लंबी सीमा रेखा है। और देखो यहाँ पे जो इसको पता है, इसको यहाँ पे मेडिसन लाइन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो मेडिसन लाइन भी है। तो यहाँ पे इस हिसाब से तो भैया आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 49वीं सीमांतर रेखा या फिर मेडिसन लाइन, दोनों में से कोई भी अगर नाम दिया है तो समझ जाना कि भैया अमेरिका एवं कनाडा की बात हो रही है। 38वीं जो समांतर रेखा है ये कौन से देश के बीच में स्थित है? तो ये उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया, है ना। उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और मैकमोहन जो है वो आपके भारत चीन के, और रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के, है ना। ये तो बहुत ईजी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जवाब सभी दोस्त यहाँ पे सही करके जाएंगे, है ना। तो वेंकटेश्वर मंदिर जो आपका है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मतलब तिरुपति, है ना। तो तिरुपति यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी होगा, है ना। तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्त, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो उड़ीसा दिया है ना, उड़ीसा से वो याद रखना जगन्नाथ मंदिर। कौन सा? जगन्नाथ मंदिर आप उड़ीसा से याद रखेंगे, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश से वो याद रखना, कौन सा? मध्य प्रदेश से आपका खजुराहो, ठीक है ना। कौन सा? खजुराहो। तो खजुराहो जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
किस देश के संविधान से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएसपी है ना, डीपीएसपी जो आपका है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना दोस्त, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे? आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। कौन से भाग 4 में? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। श्रद्धा और अक्षय, ठीक है ना, तुषी चौहान, जितने भी दोस्त मुझे प्रॉपर सुनते हैं, अगर आप लोगों को पता है आरएस भोले भक्त कि कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो याद रखना संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो याद रखना बेटा संशोधन लिया गया है। क्या लिया गया है? संशोधन आपके जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जो कि अनुच्छेद 368 में दिया भी गया है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो दोस्त, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो दोस्त क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसका सही जवाब बताएंगे, और इसका जो सही जवाब है वो 2 अक्टूबर 1993, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1993। क्या आपने भी यही करा था? अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूँ कि भैया मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, बताओ मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? याद रखना 2 फरवरी 2006। कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छे दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट भैया, ये भी आपका करंट से संबंधित है। यहाँ पे बताना है कि अक्टूबर 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, अमर अब्दुल्ला, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बेटा नायब सिंह सैनी यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया है। याद रहेगा 2000, देखो बेटा अभी आरपीएफ का पेपर हुआ था, है ना, अभी आरपीएफ का पेपर जो हुआ था उसमें आपके 2023 और 2024 के करंट से 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन तक पूछे गए, है ना। तो बेटा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि करंट पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका कि निम्नलिखित में से अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु के गुरु, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अरस्तु थे ना, जो बेटा अरस्तु थे, ये याद रखना ये किसके गुरु थे? तो याद रखना ये थे सिकंदर के गुरु। अरस्तु जो थे ये किसके गुरु थे? तो ये थे भैया सिकंदर के गुरु। अब यहाँ पे अरस्तु के गुरु की अगर बात करेंगे, कौन थे बेटा? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना बेटा वो थे प्लूटो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? प्लूटो थे, है ना, याद रहेगा बिल्कुल। देखो नोट कर लो। और यहाँ पे जो आचार्य चाणक्य हैं ये भैया चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी रहे और उनके गुरु भी थे, है ना। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य जी की एक पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, अर्थशास्त्र। ये भी देखो कई बार पूछी जाती है। मेरे साथ में कुछ नए दोस्त भी जुड़ते हैं भाई, ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले, है ना। जरूरी नहीं है यहाँ पे सभी आरपीएफ वाले हों जो मेरे साथ में प्रॉपर पढ़ रहे थे, तो उन्हें ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है ना। तो याद रखना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है। मैं हर क्लास की तरह 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जिनके भी कानों में इस टाइम मेरी आवाज़ जा रही है, आप सभी को बेटा 100% इस बार सफलता मिलेगी। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आपका काम सफल होगा। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है? अभी मुख्यालय पूछा था, अब यहाँ पे आपसे स्थापना वर्ष पूछ लिए हैं कि मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। तो आप क्या बताएंगे? अभी मैंने आपको बताया था भैया इसका मुख्यालय मुंबई बीटी। अब यहाँ पे याद रखना इसका जो स्थापना वर्ष है वो भी 5 नवंबर 1951 है। क्या है? 5 नवंबर 1951, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो आपको याद रहेगा। तो बिल्कुल, अब पश्चिमी रेलवे जिसका अभी मुख्यालय आपको चर्च गेट बताया था, उसका भी जो स्थापना वर्ष है यही है। देखो पूर्वी रेलवे जो अभी बताया था कोलकाता, है ना, पूर्वी रेलवे अभी मैंने आपको बताया था कोलकाता, तो उसका स्थापना वर्ष 1952 है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
देखिए यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखना गुलाम वंश की स्थापना पहले तो 1206 में हुई थी। कब हुई थी, ऑप्शन सी यहाँ पे 1206 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश की जो स्थापना है वो किसने करी थी, तो याद रखना बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का कौन था, गुलाम था। मोहम्मद गौरी का भैया ये गुलाम था, याद रखना भैया। और इसी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना करी थी, तो ये भी याद रखना। और 1191 और 1192 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भैया जो हुआ था तराइन का युद्ध हुआ था। कौन सा, तराइन का युद्ध प्रथम हुआ था 1191 और द्वितीय हुआ था 1192। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, तराइन का युद्ध भी और यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना भी। तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता कौन है। मैं देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हिंट बताता हूँ यहाँ पे कि भैया शाकाहारी प्लस मांसाहारी, ऐसा कौन है इनमें से, जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया कि भैया यहाँ पे सही जवाब हमारा मानव हो जाएगा, जो कि प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता होता है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है ना। तो ऐसे भी आप ट्रिक से भी इसे याद रख सकते हैं, और इस प्रश्न को विशेष रूप से बेटा नोट कर लेना, ध्यान रखना है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस, यहाँ पे देखो किस होना चाहिए था, ठीक है ना, एरर है थोड़ा सा, कि किस गठबंधन ने जीत हासिल की है 2024 में। देखो 2024 का इलेक्शन यहाँ पे है और आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किस गठबंधन ने जीत हासिल की है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप लगाओ एक बार यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। और तब तक मैं भी आपको बताता हूँ कि बेटा याद रखना नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं कांग्रेस, है ना, और कांग्रेस। ऑप्शन बी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल प्रश्न का बेटा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे, याद रखेंगे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में से मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। देखो 21वां क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, जो भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हो, यार एक बार लाइक वाला बटन दबा दो, मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ। और मैं आपसे भी हमेशा कहता हूँ कि बेटा अगर समय बुरा चल रहा है ना, जैसे कि अभी मेरा चल रहा है ना, तो ये याद रखना, उसमें एक लाइन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि वक्त ने बता दिया कि एक वक्त के बाद, वक्त ने बता दिया कि एक वक्त के बाद हर इंसान का बदल जाना निश्चित होता है ना। हर इंसान का बदल जाना, हर इंसान के समय का बदल जाना निश्चित होता है। तो कोई बात नहीं है, अगर आज दिन बुरे हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। यहाँ पे बताओ कि निम्न में से मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना बेटा ये लगभग 639 प्लस होती हैं, है ना, 639 प्लस। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रश्न के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा। मानव में 206 हड्डियाँ होती हैं, अगर हड्डियों की बात करें तो 206 होती है, लेकिन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 300 के लगभग होती है। कितनी, 300 के। और मानव में 206, है ना, पुरुष में 206। अगर यहाँ पे पसलियों की बात करें कि पसलियाँ जो हमारे चेस्ट में होती हैं, पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 24। पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 24। याद रहेगा। देखो एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है साइंस से कि अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, मानव बॉडी में अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो याद रखना दोस्त 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल प्रश्न का जवाब आपका मांसपेशियों की कुल संख्या 639 प्लस लगभग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। प्रथम व्यक्ति पूछा है, तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो याद रखना दोस्त, सही जवाब जो है वो हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्या हो जाएंगे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। इन्हें कब मिला था, तो वो भी याद रखना 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत,
है ना। तो बिल्कुल आप याद रखोगे। लेकिन याद रखना, अगर यहीं पे पूछ लिया जाता कि सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, यहाँ पे अगर मरणोपरांत न लगा होता प्रश्न में और पूछ लिया जाता कि प्रथम सम्मानित व्यक्ति भारत रत्न से कौन थे, तो वो आप याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी फर्स्ट थे, है ना। तो ये भी आप याद रखोगे। भारत रत्न जो है ये कब प्रारंभ हुआ था, देखो ये कब प्रारंभ हुआ था, ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना दोस्त, ये हुआ था 1954 में प्रारंभ। कब? भारत रत्न जो है 1954 में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस प्रदेश को अंडों की टोकरी कहा जाता है। अंडों की टोकरी, देखो फूल का बगीचा उत्तराखंड आपको पता होगा, मसालों का भैया केरल पता होगा, है ना, रबड़ का केरल पता होगा, ये सब पता होंगे। जूट के लिए सबसे फेमस आपका पश्चिम बंगाल है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे अंडों की टोकरी अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना बेटा, सही जवाब आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में तम्बाकू भी पैदा होती है, तम्बाकू के लिए भी पूछा जाएगा तो भी आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश बताएंगे। और अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। मध्य प्रदेश को याद रखना बेटा सोया प्रदेश बोला जाता है। क्या? सोया प्रदेश। पता है सोया प्रदेश क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा होता है, जिसमें प्रोटीन होता है 42%। ये भी देखो याद रखना। सबसे ज़्यादा जंगल भी आपके कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा जंगल भी आपके मध्य प्रदेश में ही हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो वो मुंबई को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो वो भी आपका मुंबई को कहते हैं। भारत को मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और प्रश्न का जवाब यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पूछा गया है, क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? सॉरी, तो याद रखना बेटा टमाटर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत। यहाँ पे और भी ऑप्शन थे आपके लिए, जैसे कि अगर पालक दिया गया होता, क्या दिया गया होता? पालक दिया गया होता तो भी आप बता सकते थे। अगर यहाँ पे गोभी दिया गया होता, गोभी खाने वाली गोभी होती ना, तो भी आप बता सकते थे। और अगर यहाँ पे आंवला दिया गया होता, ठीक है ना, आंवला दिया गया होता तो भी आप बता सकते थे। तो टमाटर, पालक, गोभी, आंवला ये सब ऑक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका होता है। एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो सिरका होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और टारटेरिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल है ना, टारटेरिक अम्ल याद रखना जो है ये अंगूर जो है ये प्राकृतिक स्रोत होता है। किसका? टारटेरिक अम्ल का। इमली भी होती है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न का जवाब यहाँ पे आपका टमाटर हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्न में से चुंबकीय प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है। देखो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, एसआई मात्रक तो पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? चुंबकीय प्रेरक का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है? ऑप्शन सी टेस्ला आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा। वॉट जो है ये किसका एसआई मात्रक है? तो ये बेटा शक्ति का होता है। किसका होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। कूलाम जो है ये किसका एसआई मात्रक होता है? तो याद रखना ये आवेश का होता है बेटा। किसका होता है? आवेश का एसआई मात्रक आपका कूलाम होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? बताओ, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल कोई डाउट, कोई एरर। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और देखो क्लास के अंदर हो सकता है कि जल्दबाजी में मैं जल्दी क्वेश्चन कराता हूँ, कोई अगर गलती हो भी जाती है तो उसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं, सॉरी पहले ही मैं बोल देता हूँ। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया। ये प्रश्न मैं आपको देखो पहले भी बता चुका था, पहले भी पढ़ा चुका था। और मैं आपको बताऊं ये आरपीएफ में पूछ भी लिया गया था। आरपीएफ की क्लास में मैंने ये करंट का क्वेश्चन पढ़ाया और बहुत बड़ी बात है कि ये करंट का क्वेश्चन पूछा भी गया कि रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो कौन हो जाएंगे? तो याद रखना दोस्त, वो हमारे श्री अमित शाह जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री अमित शाह जी। आपने श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को टिक करा होगा, लेकिन यहाँ पे सही जवाब हमारे श्री अमित शाह जी होंगे। याद रहेगा। तो बिल्कुल, और ये प्रश्न देखो आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है ना, नोट कर लेना। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि किस लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
एनीमोमीटर का प्रयोग पूछा है किस लिए किया जाता है। तो याद रखना दोस्त, जो एनीमोमीटर है इसका प्रयोग जो है वो हवा की शक्ति तथा गति के माप के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हवा की गति को मापने के लिए या शक्ति के लिए, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा तो बिल्कुल देखो नोट कर लो। और जो वायु की आर्द्रता मापने का यंत्र होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। कौन होता है, हाइग्रो, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइग्रोमीटर। देखो थोड़ा सा मेरा जो पेन है वो पेन नहीं है ना, माफ़ी चाहता हूँ। तो ट्रिक से बस जुगाड़ से लिखता हूँ तो भैया क्लियर नहीं लिख पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जो वायु दाब मापने का यंत्र होता है वो आपका बैरोमीटर होता है। क्या होता है बेटा, बैरोमीटर होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो बिल्कुल देखो वायु से संबंधित यहाँ पे 3 मीटर बताए हैं, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और एनीमोमीटर। तीनों को आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे सही जवाब आपका देखो विद्युत बल्ब और विद्युत सेल दिया है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो भैया सेल कन्वर्ट करता है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे विद्युत सेल, या फिर बोल सकते हो बैटरी भी लिखा हुआ ऑप्शन में मिल सकता है ना। बैटरी भी तो बोलते हो ना, तो ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में विद्युत बल्ब बदलता है ना। विद्युत बल्ब क्या करता है, ये विद्युत को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती क्या करता है भैया, ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि वोल्टीय सरल सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है। वोल्टीय सरल सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो ये प्रश्न ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका जवाब जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति कमेंट बॉक्स में करेगा कि भैया वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है भैया, बैटरी में क्या पड़ता है आपका, है ना। तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। 30वां क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको एक लाइन सुनाता हूँ। कहते हैं ना कि हालात चाहे कैसे भी हों, हालात चाहे कैसे भी हों, मुझे समय के अलावा कोई हरा नहीं सकता। देखो इतना अपना हौसला बना के रखो, है ना। इतना खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हालात चाहे मेरे कैसे भी हो जाए, लेकिन समय के अलावा मुझे कोई नहीं हरा सकता, है ना। तो इतनी तैयारी करनी है दोस्त। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो भैया ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, हमारा अपना उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे हरियाणा से भी याद रखना, हरियाणा से भी आपसे पूछा जा सकता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो दोस्त आंध्र प्रदेश से भी याद रखना, वो है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, है ना। वो आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन सा, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश वाला। याद रहेगा तो बिल्कुल। चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखें हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला। अब यहाँ पे पता गड़बड़ कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश तो कोई नहीं लगाएगा, क्यों भैया यहाँ पे सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ये तो कोई नहीं लगाएगा। लेकिन गोवा और सिक्किम में जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है। तो याद रखना भैया, अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो वो सिक्किम होगा, ऑप्शन बी, है ना। कितनी इसकी जनसंख्या थी उस टाइम, 6.11 लाख, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो आप याद रखना गोवा हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका गोवा हो जाएगा। याद रहेगा ये कब आज़ाद हुआ था, 1962 में। पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया था गोवा को, 1962 में। ये भी देखो याद रखना, प्रश्न बनता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। लघु रेडियो तरंगों की जो खोज है वो किसने की थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे सभी दोस्त जो इसका जवाब सही करेंगे, है ना। तो बिल्कुल उम्मीद के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप सब अपने उम्मीद पे मेरी खरे उतर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन
ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जगदीश चंद्र बोस आपके सही जवाब हो जाएंगे। याद रहेंगे तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो होगा उत्तराखंड। ऑप्शन बी क्या होगा? उत्तराखंड यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रहेगा दोस्त, तो बिल्कुल बहुत अच्छे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पूछा है कि निम्न में से थोरियम का अयस्क क्या है? थोरियम का अयस्क क्या है? थोरियम का अयस्क क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और देखो साइंस से भी आपको काफ़ी प्रश्न मिलेंगे। 50 तक बने रहिए, आपका जो भी साइंस से आप चाहते हैं वैसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे याद रखना, मोनाजाइट आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। याद रहेगा तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे जो सिनेवार है ये किसका अयस्क है? तो भैया ये होता है पारे का या मरकरी, है ना, पारा या मरकरी। आप याद रखोगे तो बिल्कुल देखो इसे भी नोट कर लेना। बॉक्साइट जो है ये किसका होता है? बॉक्साइट किसका होता है? तो ये होता है गुरु एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी एरर मुझे तुरंत बताना, और हो सकता है कि क्लास में कोई एरर हो भी जाए, है ना, क्योंकि इन प्रश्नों को मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था और आज मैं इन्हें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे पूछा है कि व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है बेटा वो क्या होगा? याद रखना, विटुमिनस। विटुमिनस ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, एंथ्रासाइड मत लगाना, ठीक है ना। विटुमिनस ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? देखो यहाँ पे सूत्र दे दिया है और आपसे पूछ लिया है कि आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना दोस्त, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अगर ऑप्शन बी के साथ आप गए हैं तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है। तो बिल्कुल देखो साइंस के अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लास को आप छोड़ना मत बीच में। देखो यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था भैया भाग 4। क्या बताया था? DPSP बताया था ना, भाग 4। अनुच्छेद पता है कौन से हैं? तो अनुच्छेद याद रखना 36 से 51 तक है ना। तो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रहेगा कल्याणकारी राज्य का जो विचार है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, DPSP में दिया गया है। चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका 10 हो जाएगा। वर्तमान में कितने हैं दोस्त? वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। याद रखना 11वां जो आपका जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये भी देखो पूछ लिया जाता है 2002 में। तो बिल्कुल यहाँ पे आप जो भी मैंने बताया है नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या हैं? तो बताओ बेटा, देखो ये भी करंट का प्रश्न है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल में लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ के नाम क्या हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो याद रखना क्या होगा? अदम्य और अक्षर। अदम्य और अक्षर ऑप्शन डी जो है, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रहेगा अदम्य और अक्षय। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए राष्ट्रपति जी राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे एक लाइन मैं आपको और सुना देता हूँ। मुझे लगता है कि आपको पढ़ाने से ज़्यादा मोटिवेशन भी करना, आपको मोटिवेट करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखना, कहते हैं कि जब समय ठीक ना हो, जब समय आपके अनुकूल ना हो, तब शांत रहना ही उचित है।
तब क्या होता है, शांत रहना ही उचित होता है। जैसे कि अभी हम लोग बेरोजगार हैं, है ना, अभी हमसे कोई कुछ भी बोल जाए तो हमें क्या करना है, उसे रिप्लाई नहीं देना है। क्योंकि देखो याद रखना, अगर आप रिप्लाई दोगे तो आप अपने हिसाब से दोगे, है ना, जो कि सामने वाले को हो सकता है कि उतना बुरा ना लगे। देखो मैं सीधी बात बता रहा हूँ, रिप्लाई क्यों देंगे, क्योंकि बुरा लगेगा। समय को जवाब देने देना, किसे, समय को। और आपको क्या करना है, आपको अपने समय पे काम करना है। अपने समय को बदलने के लिए, अपने समय को बेहतर करने के लिए रोज़ थोड़ी थोड़ी स्टेप में थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है। और एक दिन जब आपका समय बदल जाएगा तब आप इसी लाइन को फिर से दोहराना कि जब समय ठीक नहीं होता है तब शांत रहना ही उचित होता है ना। तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे प्रश्न आपका दिया है कि निम्न में से किस एकमात्र उपराष्ट्रपति जी की मृत्यु पद पर आसीन रहते हो गई थी। तो आप क्या बताएंगे, निम्न में से किस एकमात्र उपराष्ट्रपति जी की मृत्यु पद पर आसीन रहते हो गई थी। तो यहाँ पे जो हमारे सही जवाब हैं वो याद रखना क्या हो जाएंगे, तो श्री कृष्णकांत ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान रहेंगे। तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे याद रखना जो सबसे ज़्यादा समय तक पद पे रहे थे वो थे श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये भी याद रखना सबसे ज़्यादा समय तक पद पर रहे थे, है ना। और जो बीबी गिरी जी है ये भी याद रखना, ये सबसे कम समय तक पद पे रहे थे, है ना। ये उपराष्ट्रपति जी सबसे कम समय तक पद पे रहे, ये सबसे ज़्यादा समय तक पद पे रहे। और जिनकी मृत्यु हो गई थी पद पे रहते वो श्री कृष्णकांत थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में बेटा अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है कि संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रहेगा। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो बेटा यहाँ पे एक मिनट देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा के महासचिव की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो बिल्कुल इजी है भैया, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। भैया लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्त देखो ये नोट कर लो। ऐसे में क्या होता है, हम जल्दबाजी में पेपर के अंदर राष्ट्रपति लगा देते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता है। ये हकीकत है और सच्चाई है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर टाइप करने हैं जो कि आपको कल की क्लास में देखने को मिलेंगे आपके कमेंट, ठीक है ना। तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पद पर रहा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पद पर रहा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो कौन हो जाएंगे। तो याद रखना YV चंद्रचूड़ जी। कौन हो जाएंगे, YV ऑप्शन ए चंद्रचूड़ जी। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हीरालाल जी कानिया जो हैं इनसे देखो याद रखना, इनसे भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। ये भैया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके हीरालाल जी कानिया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कौन है, आज आपके लिए एक प्रश्न HW में देता हूं। अभी वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। HW है आज आपके लिए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है कि किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। देखो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है ना, बेसिक से तैयारी करनी है तो एक क्लास होती है हमारी आर्मी अग्निवीर की, है ना। क्या होती है, आर्मी अग्निवीर की क्लास होती है जो कि बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से चल रहा है ना। तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपका GK और सामान्य विज्ञान, है ना, साइंस, दोनों बहुत बेहतर लेवल के हो जाएंगे। और फिर आपकी ये क्लास जो होती है इसे तो आप प्रॉपर करते ही रहेंगे। तो याद रखना भैया, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो भैया यहाँ पे याद रखना आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आज आपके लिए एक प्रश्न HW, इसका जवाब करोगे ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्न है, ठीक है ना। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, याद रखना आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है।
तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना दोस्त, आपका सही जवाब जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है ना, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका सिंह सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, तो भैया याद रखना ये एक ऋण योजना है, एक ऑप्शन थी, एक ऋण योजना है। ये लघु उद्योग के लिए 10 लाख तक का कर्ज, जो कि अब 10 लाख से बढ़ के कितना हो गया है, 20 लाख कर दिया गया है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेल कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेल कौन सी है, तो याद रखना बेटा ये आपका सबसे लंबा जो मार्ग है वो विश्व का है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि ये पड़ता है कहाँ पर, रूस में। कहाँ पड़ता है, रूस में। इसकी लंबाई याद रखना बेटा 9000 किलोमीटर प्लस है, ठीक है ना। कहीं 322 किलोमीटर भी मिल जाएगा लिखा हुआ, कहीं 288 किलोमीटर भी मिल जाता है ऑप्शन में, है ना। तो याद रखना 9000 प्लस इसकी लंबाई है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और एक बार लाइक वाला बटन दोस्त है ना, एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों के जवाब और क्लास कैसी लगी जरूर बताना है। और एक बार सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।